अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट की बात करेंगे। बेसिकली हार्ट मसल्स आर मायोजेनिक इन नेचर। हार्ट जिन मसल से मिलकर बना होता है उनको हम कार्डिक मसल्स कहते हैं। ये स्पेशलाइज्ड मसल हैं जो कि सिर्फ हार्ट के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। जो हार्ट के मसल्स हैं जिनको हम कार्डिक मसल्स कहते हैं, दीज आर मायोजेनिक, मीनिंग दे जनरेट रिदमिक कंट्रैक्शंस फ्रॉम विद इन, यानी ये अपने अंदर से ही रिदमिक कंट्रैक्शंस जनरेट कर सकते हैं। इनके अंदर ये एबिलिटी पाई जाती है। इनको नर्वस सिस्टम से इम्पल्स की ज़रूरत नहीं होती अपनी रिदमिक कंट्रैक्शंस को जनरेट करने के लिए। इनका अपना इंटरनल सिस्टम होता है जिसके ज़रिए से ये अपनी रिदमिक कंट्रैक्शंस जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से हार्ट कंटिन्यूसली बीट करता रहता है। हार्ट कैन बीट इंडिपेंडेंटली ऑफ द एक्सटर्नल स्टिमुलेशन। जैसे मैंने अभी बताया कि इनको ब्रेन से स्टिमुलेशन की, एक्सटर्नल स्टिमुलेशन की ज़रूरत नहीं होती कार्डिक मसल्स को, जिनसे कि हार्ट मिलकर बना होता है, और ये इंडिपेंडेंटली कंट्रैक्ट करके हार्ट बीट जनरेट करते रहते हैं। इंट्रिंसिक रिदमिसिटी अलाउज हार्ट बीट इनिशिएशन एंड कंडक्शन इंटरनली। यही इनकी इंट्रिंसिक एबिलिटी रिदमिसिटी की हार्ट बीट की इनिशिएशन को अलाउ करती है और इसकी कंडक्शन को हार्ट के अंदर इंटरनली भी जो है वो अलाउ कर रही होती है। अब हम देखेंगे कि हार्ट के कंडक्टिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं। स्पेशलाइज्ड कार्डिक मसल स्ट्रैंड्स कोऑर्डिनेट हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। सबसे पहला फंक्शन तो ये है कि जो कार्डिक मसल्स हैं, जो कि एक स्पेशलाइज्ड मसल्स हैं, ये कार्डिक मसल स्ट्रैंड्स जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन है इसको कोऑर्डिनेट करते हैं। बिकॉज हार्ट के कुछ मसल्स एक टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं और दूसरे एट दैट टाइम रिलैक्स कर रहे होते हैं। इसलिए जो कार्डिक मसल्स हैं ये अपनी कंट्रैक्शन को कोऑर्डिनेट करके हार्ट बीट को, एक रिदमिक हार्ट बीट को जनरेट कर रहे होते हैं। दिस सिस्टम इनिशिएट्स एंड रेगुलेट द कार्डिक साइकिल। इसी से एक कार्डिक साइकिल इनिशिएट और रेगुलेट हो पाता है। जिस तरह कि आपने कार्डिक साइकिल में देखा था कि पहले एट्रिया फिलअप हो रहे होते हैं, उस दौरान एट्रिया के कार्डिक मसल्स रिलैक्स कर रहे होते हैं और उनमें ब्लड फिल हो रहा होता है। इस दौरान वेंट्रिकल के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करके अपने अंदर मौजूद जो ब्लड है उसको एक्सपेल कर रहे होते हैं इनटू द वेसल्स, और जब एट्रिया फिलअप हो जाते हैं तो उसके बाद एट्रिया के कार्डिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एट दैट टाइम वेंट्रिकुलर मसल्स रिलैक्स करते हैं और वेंट्रिकल की फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। ये जो इस तरीके से एक कार्डिक साइकिल जनरेट होता है, ये कार्डिक मसल्स की इन्हीं कार्डिक मसल्स की कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। अब हम देखेंगे कि हार्ट के इस कंडक्टिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स के क्या हैं जो कि ये रिदमिसिटी इन हार्ट बीट जनरेट कर रहे हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है साइनो एट्रियल नोड, जिसको हम एसए नोड भी कहते हैं। नाम से ही जैसे आपको पता लग रहा है कि ये नोड जो है वो साइनस वेनोसस और एट्रिया के पास मौजूद होगी, और रियलिटी में भी ये नोड, दिस नोड साइनोएट्रियल नोड, जिसको हम एसए नोड कहते हैं, इट इज लोकेटेड इन द अपर वॉल ऑफ द राइट एट्रियम नियर द वेना कैवा। जहाँ पर वेना कैवा राइट एट्रियम के अंदर एंटर हो रहे होते हैं वहाँ पर ये एसए नोड मौजूद होती है इन द राइट एट्रियम, अपर वॉल ऑफ द राइट एट्रियम। जब आप डायग्राम देखेंगे तो तब आपको इसकी लोकेशन क्लियरली नज़र आ जाएगी। This SA node developed from the sinus venosus and it acts as a heart pacemaker. यही वो SA नोड है या साइनोएट्रियल नोड है जो कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है, जिससे कि हार्ट के कार्डिक मसल्स को कंट्रैक्शन के लिए पोटेंशियल मिलता है और वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो एसए नोड है वो हार्ट के
पेसमेकर के तौर पर काम करती है, एक्ट करती है ड्यू टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेशन, क्योंकि ये बहुत तेज़ी के साथ एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रही होती है और उनको हार्ट के बाकी पार्ट की तरफ कंडक्ट कर रही होती है। ऐसे नोड के बाद दूसरा कंपोनेंट कंडक्टिंग सिस्टम, हार्ट के कंडक्टिंग सिस्टम का आ जाता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, जिसको हम एवी नोड भी के नाम से भी जानते हैं। एट्रियो वेंट्रिकुलर नाम से ही पता लग रहा है कि ये एट्रिया और वेंट्रिकुलर के पास लोकेट करेगी। इट इज लोकेटेड, या एवी नोड इज लोकेटेड नियर द जंक्शन ऑफ द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल। जहां पर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल मिल रहे होते हैं, उनका जंक्शन मौजूद होता है, इट इज जो एवी नोड है, इट इज लोकेटेड नियर दैट जंक्शन। इट रिसीव्स द सिग्नल्स, AV node receives the signal from the SA node. SA node ने, जो कि पेसमेकर के तौर पर हार्ट के काम कर रही थी, उसने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया और इन सिग्नल्स को ये AV नोड को जो है वो पहुंचाती है। और AV नोड तक जब ये सिग्नल्स पहुंचते हैं फ्रॉम द SA नोड, तो ये इन सिग्नल्स को थोड़ा डिले कर देती है। It receives the signals from the SA node with a delay to allow the atrial contraction, ताकि इस डिले की वजह से तीसरा कंपोनेंट कंडक्टिंग सिस्टम का एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल है, जिसको हम बंडल ऑफ हिस भी कहते हैं। These bundles extend from the AV node through the fibrous skeleton into the interventricular septum. इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो कि दोनों वेंट्रिकुलर को सेपरेट करने वाला सेप्टम था, वहाँ से ये एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल जो है वो एक्सटेंड करते हुए जाते हैं। ये फिब्रस एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल स्टार्ट होती हैं एवी नोड से एंड एक्सटेंड इनटू द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। Then these bundle of His, ये atrioventricular bundles divide into right and left bundle branches. इसके बाद ये फिर बंडल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं। एक राइट साइड पर चली जाती है जिसको हम राइट ब्रांच कहते हैं, बंडल ब्रांच कहते हैं, और दूसरी को हम जो लेफ्ट साइड पर जा रही होती है लेफ्ट बंडल ब्रांच कहते हैं। इसके बाद फोर्थ कंपोनेंट आ जाता है बंडल ब्रांचेस एंड परकिंजी फाइबर्स। बंडल ब्रांचेस एक्सटेंड अलोंग द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम टू ईच वेंट्रिकल एपेक्स। ये बंडल ब्रांचेस जो दोनों लेफ्ट और राइट साइड पर एक्सटेंड कर रही थी, these extends along the interventricular septum, सारे interventricular septum से ये गुजरती हुई जाती हैं and then these reach at the ventricle apex, जहाँ वेंट्रिकल की एपेक्स या टिप आती है वहाँ तक ये ब्रांचेस पहुँच जाती हैं। वहाँ से फिर फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं जिनको हम परकिंजी फाइबर्स कहते हैं। दीज परकिंजी फाइबर्स आर दी टर्मिनल ब्रांचेस। ये उन बंडल ब्रांचेस से ओरिजिनेट होने वाले फाइबर्स होते हैं जो कि एक्चुअली टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं, जिन्होंने जाकर वेंट्रिकुलर वाल पर एंड होना है और इम्पल्सेस को वेंट्रिकुलर वाल तक कैरी करके लेके जाना होता है। These Purkinje fibers conduct the impulses rapidly due to their structure. ये बहुत तेजी के साथ इम्पल्सेस को पूरे वेंट्रिकुलर वाल के ऊपर रैपिडली कंडक्ट करती हैं अपनी स्ट्रक्चर की वजह से। इन परकिंजी फाइबर्स के साथ साथ जो कार्डिक मसल्स हैं, इनके अंदर इंटरकलेटेड डिस्क और गैप जंक्शंस मौजूद होते हैं, जिनकी वजह से इम्पल्सेस को रैपिडली पूरे कार्डिक मसल्स तक कंडक्ट किया जाता है और कंट्रैक्शन का काम जो है रैपिडली हार्ट मसल्स में या कार्डिक मसल्स में हो रहा होता है। इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो आपको ये कंपोनेंट्स जो हैं वो क्लियरली नजर आ जाएंगे। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपको ये साइनोएट्रियल नोड दिखाई दे रही है, जो कि अपर वॉल ऑफ दी राइट एट्रियम हमने कहा था मौजूद है। ये साइनोएट्रियल नोड, जिसको हम एसए नोड के नाम से भी जानते हैं, ये राइट एट्रियम के अंदर मौजूद है। इसके बाद अगर आप देखें तो ये आपको एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड दिखाई दे रही है, जो हमने कहा था कि एट्रिया और वेंट्रिकल के जंक्शन पर मौजूद होगी।
ये नोड एट्रिया और वेंट्रिकल के जंक्शन पर एवी नोड प्रेजेंट है। ऐसे नोड से इम्पल्सेस इस एवी नोड तक कंडक्ट होते हैं। इसके साथ साथ ऐसे नोड इन इम्पल्सेस को, जिनको कोई एक्शन पोटेंशियल की शक्ल में वो जनरेट कर रही होती है, वो लेफ्ट एट्रियम की वॉल के कार्डिक मसल्स को भी प्रोवाइड कर रही होती है। एवी नोड से ये एक्शन पोटेंशियल आगे भेजा जाता है बंडल ब्रांचेस तक। ये आपको यहाँ पर बंडल ब्रांचेस नजर आ रही हैं। ये राइट बंडल ब्रांच है जो राइट वेंट्रिकल की तरफ जा रही है, और ये लेफ्ट बंडल ब्रांच है जो लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जा रही है। इनसे बंडल ब्रांचेस से आगे फाइबर्स निकल रही हैं जो कि टर्मिनल फाइबर्स हैं, जिनको हम परकिंजी फाइबर्स का नाम देते हैं। ये परकिंजी फाइबर्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये परकिंजी फाइबर्स हैं। इनका काम कार्डिक मसल्स तक इम्पल्सेस को लेकर जाना है रैपिडली, ताकि वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस जो है या हार्ट बीट जनरेट की जा सके। अब हम ज़रा सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन देख लेते हैं कि किस तरीके से जो एक्शन पोटेंशियल ऐसे नोड में जनरेट हुआ था, वो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट हुए थे ऐसे नोड के अंदर, ये किस तरीके से ट्रेवल करते हैं पूरे हार्ट के अंदर। सबसे पहले ऐसे नोड में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है जो कि एट्रियल वाल में ट्रेवल करता है क्रॉस द एट्रियल वाल टू दी एवी नोड। जैसा कि मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया था कि ऐसे नोड में जनरेट होने वाला ये एक्शन पोटेंशियल, ओरिजिनेट होने वाला ये एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल कर रहा था एट्रियल, दोनों एट्रिया की वाल के अंदर भी, और टू दी एवी नोड यानी एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड तक भी। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड इस एक्शन पोटेंशियल को फिर पास करती है टू दी एवी बंडल इनटू द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। वो एवी बंडल जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में से गुजर कर जा रही हैं, जिन्होंने के बाद में 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाना है। यानी एक्शन पोटेंशियल ऐसे नोड में ओरिजिनेट हुआ, वहाँ से वो दोनों एट्रिया की वाल में गया, और इसके साथ साथ ऐसे नोड से ये एक्शन पोटेंशियल एवी नोड तक पहुंचा। एवी नोड ने इस एक्शन पोटेंशियल को पास किया इनटू दी एवी बंडल, और एवी बंडल जो कि दोनों वेंट्रिकल के दरमियान मौजूद हैं, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में मौजूद हैं, वहाँ से ये एक्शन पोटेंशियल गुजरता हुआ आगे पहुंचेगा दोनों बंडल ब्रांचेस के अंदर, जो कि एवी नोड की डिवीजन के नतीजे में बन रही हैं। एक राइट ब्रांच और दूसरी लेफ्ट ब्रांच बंडल ब्रांच, जो कि डिसेंड करती हुई वेंट्रिकुलर एपेक्स तक पहुंचेंगी और इस एक्शन पोटेंशियल को वेंट्रिकुलर एपेक्स तक पहुंचा देंगी। वहां पर इन बंडल ब्रांचेस से परकिंजी फाइबर्स निकलेंगे, और परकिंजी फाइबर्स इस एक्शन पोटेंशियल को कैरी करेंगे और वेंट्रिकुलर वाल तक सेपरेट कर देंगे, और वेंट्रिकल जो है इसके नतीजे में कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू कर देगा। ये उसी डायग्राम को अब हम दोबारा देखते हैं और उसमें आपको ये क्लियरली नजर आ जाएगा। अब अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इसके अंदर ऐसे नोड से एक्शन पोटेंशियल ओरिजिनेट हो रहा है, और वहां से ये दोनों एट्रिया की वाल में जा रहा है। ये एक एट्रिया जो कि राइट एट्रियम है जहां पर ऐसे नोड मौजूद है, और दूसरा ये एरो आपको शो कर रहा है, ये लेफ्ट एट्रियम के अंदर जा रहा है एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल एट्रिया से होता हुआ पहुंचेगा एवी नोड के अंदर। ये एवी नोड है जो कि एट्रिया और वेंट्रिकल के जंक्शन पर मौजूद है। एवी नोड से ये एक्शन पोटेंशियल जाएगा इस एवी बंडल के अंदर। ये एवी बंडल है जो कि दोनों वेंट्रिकल, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के मिड में ये सेप्टम पाया जा रहा है, जिसको हम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। यहाँ पर ये एवी बंडल मौजूद है। एवी नोड से एक्शन पोटेंशियल इस एवी बंडल में आता है। एवी बंडल डिवाइड होकर 2 ब्रांचेस बना रहा है, एक लेफ्ट ब्रांच और एक राइट ब्रांच। ये लेफ्ट ब्रांच है और ये राइट ब्रांच है।
ये एक्शन पोटेंशियल इन दोनों ब्रांचेस में स्प्रेड कर जाता है और इन ब्रांचेस से, इन लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच से टर्मिनल फाइबर्स निकल रही हैं जिनको हम परकिंजी फाइबर्स कह रही हैं। ये परकिंजी फाइबर्स आपको नजर आ रही हैं। इन परकिंजी फाइबर्स में ये एक्शन पोटेंशियल पहुंच जाता है और यहाँ से ये वेंट्रिकुलर वाल में, पूरी वेंट्रिकल की वाल में इस एक्शन पोटेंशियल को, ये देखिए एरो आपको शो डाउन करवा रही हैं कि पूरी वेंट्रिकल वाल में इस एक्शन पोटेंशियल को स्प्रेड कर दिया जाता है। अब हम देखेंगे कि इस इम्पल्स की ट्रांसमिशन की टाइमिंग क्या होगी। ये जो एक्शन पोटेंशियल या इम्पल्स एसए नोड में ओरिजिनेट हुई, ये एवी नोड में पहुंची, एवी नोड से ये वी बंडल में गई, एवी बंडल से ये लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांचेस में गई और वहां से ये परकिंजी फाइबर में गई। तो हर जगह पर इसने कितना टाइम स्पेंड किया अपनी ट्रेवल के दौरान। सबसे पहले तो एसए नोड से एवी नोड तक जाते हुए इम्पल्स ने अप्रोक्सीमेटली 0.04 सेकेंड्स उसको लगे फ्रॉम एसए नोड टू एवी नोड तक पहुंचने में। जब यानी उसने एसए नोड से एवी नोड तक पहुंचने के दौरान 0.04 सेकेंड लगाए अप्रोक्सीमेटली। अब एवी नोड में जब ये इम्पल्स पहुंच गई तो एवी नोड ने इस इम्पल्स को थोड़ी देर के लिए डिले किया ताकि वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन उसके बाद स्टार्ट हो सके और जो ब्लड है वो वेंट्रिकल से एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो सके ताकि ब्लड जो है वो एट्रिया से वेंट्रिकल में आ सके। अच्छा, अब वो डिले कितना था एवी नोड के अंदर जो इस इम्पल्स का था। एवी नोड में इस इम्पल्स ने अप्रोक्सीमेटली 0.11 सेकेंड डिले किया। इसके बाद एवी नोड से चूंकि इस इम्पल्स ने अब जाना था आगे एट्रियल एवी बंडल्स के अंदर, तो टोटल डिले अगर हम देखें ऐसे नोड से इम्पल्स के ओरिजिनेट होने और एवी नोड में तक पहुंचने और फिर एवी नोड से आगे इस इम्पल्स के एवी बंडल्स में जाने तक टोटल कितना डिले हुआ, तो वो दोनों डिलेज को अगर हम शामिल करें एसए नोड से एवी नोड तक इम्पल्स की ट्रांसमिशन और फिर एवी नोड के अंदर जो डिले हुआ उन दोनों को ऐड कर लें तो 0.15 सेकेंड का अप्रोक्सीमेटली टोटल डिले हुआ। दिस डिले इंश्योर्स द कंप्लीशन ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन बिफोर द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बिगिंस। इसी डिले की वजह से पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और उसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो पाते हैं, क्योंकि जब इम्पल्स वेंट्रिकल्स के पास पहुंचेगी तो वेंट्रिकल तब कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे और ये डिले इस चीज़ को पॉसिबल करता है, ये इंश्योर करता है कि वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन के बिगिन होने से पहले एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो जाए। ये तो था सारा हमने देखा कि किस तरीके से कंडक्शन हुई। अगर किसी शख्स के अंदर जो नेचुरल पेसमेकर यानी एसए नोड है वो प्रॉपरली फंक्शन ना कर रही हो और उसमें डिस्टरबेंस आना शुरू हो जाए और इलेक्ट्रिकल जो रिदम एसए नोड बना रही होती है उनमें डिस्टरबेंस आने लगे, यानी हार्ट बीट जो है वो या तो बहुत स्लो हो जाए या बहुत हाई हो जाए। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की हार्ट बीट यूजुअली 60, हेल्दी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की हार्ट बीट जो है वो 60 से 100 बीट्स पर मिनट होती है। लेकिन अगर इस बीट रेट के अंदर जो है वो डिस्टरबेंस आना शुरू हो जाए, वो किस वजह से आनी शुरू हो जाए, एसए नोड जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट कर रही है उन इलेक्ट्रिकल रिदम्स में डिस्टरबेंस आने लग पड़े तो उस शख्स के अंदर फिर हमें ये रिदमिसिटी जो है वो आर्टिफिशियली जनरेट करनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम इसको अनट्रीटेड छोड़ दें तो ये कार्डिक अरेस्ट या हार्ट अटैक की तरफ जाना शुरू हो जाती है। तो उन पेशेंट्स के अंदर जिनमें इलेक्ट्रिकल रिदम्स में डिस्टरबेंस हार्ट में आना शुरू हो जाती है, फिर हम एक आर्टिफिशियल पेसमेकर जो है इम्प्लांट कर देते हैं। इसी आर्टिफिशियल पेसमेकर की अब हम बात करेंगे। जो प्लेसमेंट
बॉडी के अंदर की जाती है आर्टिफिशियल पेसमेकर की, उसके बारे में पहले तो बात कर लेते हैं। जो आर्टिफिशियल पेसमेकर है इसको सर्जिकली अंडर द स्किन इम्प्लांट किया जाता है। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी, उसमें आपको ये आर्टिफिशियल पेसमेकर जो है वो वाज़ेह हो जाएगा। ये एक प्रोग्रामेबल डिवाइस होती है जो कि पेशेंट की स्पेसिफिक नीड को मीट कर रही होती है। इट हेल्प्स टू रेगुलेट द एबनॉर्मल रिदम्स ऑफ द हार्ट। अब एबनॉर्मल रिदम अगर किसी शख्स के अंदर हार्ट की होना शुरू हो जाती है तो उसको हम कार्डिक रिदमियास का नाम दे देते हैं। कार्डिक रिदमियास बेसिकली डिस्टरबेंस है इन इलेक्ट्रिकल रिदम्स ऑफ द हार्ट। ये दो तरह का होता है, इसकी टू टाइप्स होती हैं रिदमियास की, कार्डिक रिदमियास की। एक ब्रेडाइकार्डिया और दूसरी टेकाइकार्डिया। ब्रेडाइकार्डिया के अंदर जो हार्ट बीट हैं वो लेस देन 40 बीट्स पर मिनट होना शुरू हो जाती हैं, यानी हार्ट बीट बहुत स्लो हो जाती है। नॉर्मल हार्ट बीट तो 60 से 100 बीट्स पर मिनट होती है। तो जो ब्रेडाइकार्डिया के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर जो हार्ट बीट है वो 40 बीट्स पर मिनट से भी लो होना शुरू हो जाती है। और टेकाइकार्डिया के पेशेंट्स के अंदर हार्ट बीट मोर देन 100 बीट्स पर मिनट हो जाती है, यानी हार्ट बीट रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो इन दोनों सिचुएशंस के अंदर इन पेशेंट्स में आर्टिफिशियल पेसमेकर इम्प्लांट करना पड़ता है ताकि उनमें नॉर्मल रिदमिसिटी हार्ट बीट की जो है वो स्टार्ट करवाई जा सके या नॉर्मल रिदम्स को कंट्रोल किया रेगुलेट किया जा सके। रोल ऑफ आर्टिफिशियल पेसमेकर हम देख लेते हैं। आर्टिफिशियल पेसमेकर्स जनरेट्स द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस at a programmed set rate to initiate the myocardial contraction, restoring and maintaining the normal heart rhythms. If SAN या जो नेचुरल पेसमेकर होता है साइनोएट्रियल नोड या नेचुरल पेसमेकर जिसे हम कहते हैं इज फॉल्टी, अगर पेशेंट्स में के अंदर ऐसे नोड नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रही, उनमें 40 बीट्स पर मिनट से भी लेस हार्ट बीट हो गई है या 100 बीट्स पर मिनट से भी ज़्यादा हार्ट बीट हो चुकी है, तो फिर उनके अंदर आर्टिफिशियल पेसमेकर इम्प्लांट कर दिया जाएगा। और इस फॉल्टी नेचुरल पेसमेकर की जगह पर जो ये आर्टिफिशियल पेसमेकर होगा वो एक प्रोग्राम्ड सेट रेट के ऊपर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है वो जनरेट करेगा टू दी ताकि जो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शंस हैं उनको इनिशिएट और रेस्टोर और मेंटेन किया जा सके ताकि एक नॉर्मल हार्ट रिदम जो है वो जनरेट होए। आर्टिफिशियल पेसमेकर प्रिवेंट्स द कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू द ब्रेडाइकार्डिया एंड टेकाइकार्डिया। और ये उन दोनों सिचुएशंस में ब्रेडाइकार्डिया और टेकाइकार्डिया सिचुएशंस से रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनसे फिर पेशेंट को प्रिवेंट कर देता है, क्योंकि अगर हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी तो इससे ब्लड प्रेशर राइज होना शुरू हो जाएगा, हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं। और अगर लेस होना शुरू हो जाएगी तो वो भी कार्डियक अरेस्ट की तरफ सिचुएशन जा सकती है। तो इन कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए आर्टिफिशियल पेसमेकर जो हैं वो इम्प्लांट किए जाते हैं। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आर्टिफिशियल पेसमेकर की भी समझ आ गई होगी और इसके अलावा कार्डिक रिदमियास और फिर किस तरीके से हार्ट के अंदर कंडक्टिंग सिस्टम जो है वर्क करता है उसके बारे में पता चल गया होगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।